Hello students, in this video we'll derive Gauss law. Gauss law from Coulomb's law. The Gauss law क्या है? So this Gauss law gives relation between total flux associated या linked with a closed surface and the net charge present inside it. इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है उस लॉ को कहते हैं कूलम्स लॉ। किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स और उसके अंदर मौजूद चार्ज, इनके बीच जो रिलेशनशिप है उस लॉ को कहते हैं गॉस लॉ। और ये गॉस लॉ हम कूलम्स लॉ से प्रूफ करने जा रहे हैं। गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, यानी हमको कूलम्स लॉ मालूम है और हम गॉस लॉ प्रूफ कर रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी इसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव नहीं करते हैं। जब तक हम ये मान रहे हैं कि कूलम का लॉ है तब तक हमें कहना पड़ेगा, और यदि हम कूलम्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव कर रहे हैं तो कभी कभी इसको हम गॉस थ्योरम भी कहेंगे। तो कुछ बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है गॉस थ्योरम। तो कहने का मतलब यह है कि कूलम को लॉ मानकर और यदि हम गॉस लॉ डिराइव कर रहे हैं तो हाल फिलहाल उसको गॉस थ्योरम कहा जा सकता है। तो कभी कभी गॉस थ्योरम भी लिखा हुआ मिलेगा। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो मैथमेटिकली गॉस थ्योरम को हम इस तरह से लिखते हैं, या गॉस लॉ को हम इस तरह लिखते हैं, E डॉट ds। अब इसमें E क्या है? तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ds क्या है? तो ds है कोई एलिमेंट्री एरिया, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एरिया, और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। 11th तक हमको एरिया को वेक्टर मानने की कभी जरूरत पड़ी नहीं थी, पर 12th में इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड का एरिया यदि हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो लेंथ लेकर ब्रेथ लेकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू बी, ये एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम अपना पेन ऐसा खोलकर ओपन करके इसको ऐसा उल्टा यदि रख देंगे तो यही इस बोर्ड के एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, बाहर आता हुआ नॉर्मल। ये हमेशा एरिया का डायरेक्शन होता है। तो ये जो ds मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ds क्या है? तो ds है कोई एलिमेंट्री एरिया, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये कोई एलिमेंट्री एरिया है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसा नॉर्मल जो बाहर की तरफ आता हुआ हो, इसको कहते हैं हम एरिया का डायरेक्शन। तो ये E डॉट ds, ये E डॉट ds क्या है? तो ये है एलिमेंट्री फ्लक्स। अलग अलग ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, और इनका डॉट प्रोडक्ट ये फ्लक्स हो गया। और इस फ्लक्स को हमें निकालना है किसी क्लोज सरफेस के लिए, मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है इसका टोटल के लिए। ये एलिमेंट्री फ्लक्स E डॉट ds और किसी क्लोज सरफेस के लिए जो सर्कल लगाया है, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ कभी कभी S भी लिख देते हैं। ऐसा यदि लिखा हुआ है, यानी हमने क्या लिखा हुआ है? तो हमने लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया गॉस लॉ का। इसको क्या कहेंगे वर्ड्स में? इसको बोलेंगे द टोटल फ्लक्स या द नेट फ्लक्स associated with a closed surface। क्लोज्ड होना जरूरी है। और आगे अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस है इसी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। और ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, ये हाइपोथेटिकल हो सकती
है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसी, पर वो होना चाहिए क्लोज्ड। और हाइपोथेटिकल वो हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। आर्बिट्ररी मतलब अपनी इच्छा से हम जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। ऐसी ये जो क्लोज सरफेस है इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, एनी शेप। और मैं ये कह रहा था कि इसी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, ये LHS हो गया, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ net charge, of net charge present inside it, या present inside the closed surface, present inside it। ये words में हमने लिख दिया गॉस लॉ। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब गॉस लॉ की प्रूविंग के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस, और वो क्लोज सरफेस क्योंकि हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। यहां मैं मान रहा हूं एक स्फीयर, यानी हम ऐसा मेंशन कर देंगे, उसकी प्रूविंग करते समय हम ऐसा लिखेंगे, कंसिडर अ स्फेरिकल, कंसिडर अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस r। ये रेडियस r का हमने स्फीयर एज्यूम कर लिया, एंड अ चार्ज q, एंड चार्ज q एट इट्स सेंटर। तो ये चार्ज हमने यहां पर एज्यूम कर लिया, ये मैंने ली हुई है, ये है गॉसियन सरफेस r रेडियस का स्फीयर, और इसके सेंटर पर यहां हमने चार्ज एज्यूम कर लिया है +q। ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको एक एलिमेंट्री एरिया चूज करना है इस सरफेस पर। ये जो हमने अज्यूम किया हुआ है स्फीयर, इसकी सरफेस पर हम एक एलिमेंट्री एरिया यहां कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंट्री एरिया ds, अब इसकी डायरेक्शन ds की ऐसी होगी, ये ds का डायरेक्शन, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यहां पर फील्ड कैसी होगी, तो फील्ड भी होगी आउटवर्ड। तो अब हम कूलम्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड at the location of elementary area ds। जो एलिमेंट्री एरिया ds लिया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कितनी होगी, तो ये होगी 1/4πε0 q/r³ इंटू r वेक्टर। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसलिए q/r³ इंटू r वेक्टर लिख रहा हूं। अब इस एलिमेंट्री एरिया, ये जो यहाँ एलिमेंट्री एरिया हमने बना रखा है, इस एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स कितना होगा, एलिमेंट्री फ्लक्स, इस छोटे से एरिया का फ्लक्स यानी एलिमेंट्री फ्लक्स, वो कितना होगा, तो वो होगा E.ds के बराबर। ये हमको फ्लक्स की डेफिनेशन से मालूम है, E.ds, यानी हमको E की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 1/4πε0 q/r³ r वेक्टर डॉट ds। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट केवल इन दोनों का लेना पड़ेगा, बाकी सब स्केलर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट यदि लेंगे तो r.ds में हमको क्या मालूम है, a.b होता है ab cos थीटा, यानी r/ds cos थीटा, और cos थीटा में यहाँ थीटा कितना इन दोनों वेक्टर्स के बीच 0, तो ये 0 हो गया, cos 0 is 1, और इसलिए आ गया ये r/ds। मतलब हम यहाँ
क्या पुट कर सकते हैं, आर डी एस, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब्ड इंटू आर डी एस, और इसमें से एक आर कैंसिल आउट होकर ये हमको ऐसा दिखने लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। और ये आ रहा है क्या, तो ये है एलिमेंट्री फ्लक्स। अब हम इस पूरी सरफेस के लिए यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस, इंटीग्रेटिंग दिस एलिमेंट्री फ्लक्स, इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस। और इसलिए कभी कभी जब हम गॉस लॉ लिख रहे होते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं उसे, ये सर्कल बनाया हुआ है ये वही बता रहा है कि ओवर द सरफेस हम इस चीज को निकालने जा रहे हैं, इस फ्लक्स को निकालने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रल पूरी सरफेस के लिए, तो यहाँ हमको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, ई डॉट डी एस की, और ये कितनी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस के बराबर। और इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू भी बाहर। अब आर कैसा है, तो ऐसे हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि हम इसको पूरी सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो ऐसा इस स्फीयर पर लाई करने वाला कोई भी एलिमेंट्री एरिया होगा, हर बार आर का वैल्यू और ई का वैल्यू एक सा होगा। तो आर यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटीग्रेट कौन होगा, इंटीग्रेट होगा केवल ds पूरी सरफेस के लिए, जो इसका सरफेस एरिया बन जाएगा। यानी हमको यहाँ क्या डाल देना है, स्फीयर का सरफेस एरिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर। तो इसमें से अब ये 4 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसिल आउट, बचते हैं सिर्फ दो क्वांटिटीज क्यू और एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, हमने प्रूफ कर लिया कि किसी क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब यहाँ हमने स्फीयर क्यों सपोज किया था, तो स्फीयर हमने कंसिडर किया था ड्यू टू सिमेट्री कंसिडरेशंस। यहाँ हम मानने को कोई भी शेप का, किसी भी आर्बिट्ररी शेप का गॉसियन सरफेस अज्यूम कर सकते थे, पर स्फीयर मानने का रीजन ये है कि चार्ज यदि उसके सेंटर पर होगा तो स्फीयर की सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सी होगी। और इसलिए यहां हमने स्फीयर फॉर कन्वीनियंस ओनली, फॉर सिंप्लिसिटी, मानने को हम कुछ भी मान सकते थे। यानी अब गॉस थ्योरम में हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऑल्दो वी हैव डिराइव्ड फॉर स्फीयर बट इट इज ट्रू फॉर गॉसियन सरफेस ऑफ एनी शेप। तो पहला पॉइंट आप गॉस थ्योरम में ये याद रखेंगे, although it is derived considering sphere as Gaussian surface, but it is true for Gaussian surface of any shape। मतलब यहां हम यदि कोई आर्बिट्ररी शेप का भी गॉसियन सरफेस ले लेते इस तरह का, तो भी ये थ्योरम वैलिड होती। दूसरी बात ये कि यदि गॉसियन सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करती है, कोई यदि चार्ज एनक्लोज नहीं करती है, क्योंकि हमारी ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन थ्योरम E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मान लो उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इफ Gaussian surface does not encloses any charge, then flux is 0। दूसरी बात ये, मतलब Gaussian surface जो है वो मैजिक जैसा है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर झांक कर देखो कितना चार्ज है, और जो कुछ चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, हमको क्या मिल जाता है, फ्लक्स। मतलब बहुत सारी मेहनत से हम बच जाते हैं, क्योंकि हमको वैसे फ्लक्स की डेफिनेशन आती है, ई डॉट डी एस एलिमेंट्री फ्लक्स, फिर उसको इंटीग्रेट करो, फ्लक्स निकालना हमको आता है,
मतलब गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालने पर बहुत सारी मैथमेटिक्स से आप बच जाएंगे, यानी हमको देखना यह है कि बस वो क्लोज्ड हो सरफेस, उसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज जितना कुछ है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, हमको फ्लक्स मिल जाएगा। अब मान लो एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, हम आपसे पूछें इसका फ्लक्स कितना होगा, तो आपको देखना सिर्फ यही है कि कितना चार्ज अंदर इसके है। इज दिस क्लोज्ड? यस। कितना चार्ज अंदर है? क्यू। उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, बस आपको क्या मिल गया? फ्लक्स। अब मान लो इस चार्ज को हम किसी क्यूब में शिफ्ट कर दें, किसी क्यूब में शिफ्ट कर दें इसी चार्ज को, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो स्टिल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गॉसियन सरफेस का शेप क्या है। इसको यदि किसी लार्जर क्यूब में शिफ्ट कर दें इस चार्ज को, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा? तो अभी भी होगा ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब नेट फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं है? ना तो शेप पर और ना ही साइज पर। इसके अलावा इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, किसी कॉर्नर पर ले जाएं, तो क्या होगा? तो भी वो इतना ही होगा, यानी उसकी पोजीशन पर भी वो डिपेंडेंट नहीं है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप और पोजीशन ऑफ द चार्ज। ये और बात आप ध्यान रखें। जैसे ऐसा पूछा हुआ होगा आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सिलेंडर प्लेस्ड है, इसका फ्लक्स कितना है? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यह देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कुछ चार्ज है क्या? नो। इसके अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स और आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट derivation of Gauss law from Coulomb's law.